अब हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल विड्थ होता है 2 से 3 मिलीमीटर। काफी छोटा होने के कारण इस नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की विड्थ को हम नैरो क्यूआरएस के नाम से भी जानते हैं। पर नैरो क्यूआरएस का मतलब ये नहीं है कि कोई पैथोलॉजी एसोसिएटेड है। नॉर्मली भी हम क्यूआरएस को नैरो क्यूआरएस ही कहते हैं। ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स एट द सेम टाइम। दोनों वेंट्रिकल सेम टाइम पे डिपोलराइज करता है, रिजल्टिंग इनटू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जिसकी नॉर्मल विड्थ आपके 2 से 3 मिलीमीटर होती है। वाइड क्यूआरएस के कुछ कॉजेस होते हैं जो यहाँ पर एनलिस्ट किए गए हैं। वाइड क्यूआरएस मतलब आपका क्यूआरएस की विड्थ जो कि वो मोर देन इक्वल टू 3 मिलीमीटर होगी। पहला कॉज होता है लेट डीपोलराइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो कि आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा कॉज होता है लेट डीपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आपको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेगा। तीसरा कॉज होता है अर्ली डीपोलराइजेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि आपको डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगा। डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम आपको पता है, इसमें बंडल ऑफ केंट नाम का एक पाथवे होता है, जिसके कारण आपका पहले लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज होता है, रिजल्टिंग इनटू डेल्टा वेव्स एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। चौथी ऐसा कॉज है जिसमें बेसिकली पेसमेकर जो होता है वेंट्रिकल का, वो बिलो बंडल ऑफिस प्रेजेंट होता है। मतलब इन ये दो ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपका एसी नोड और एवी नोड ये पेसमेकर्स नहीं है, और जो पेसमेकर है वो बिलो बंडल ऑफिस वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। दो कंडीशंस कौन सी है? वेंट्रिकुलर एक्टोपिक एंड कंप्लीट एवी ब्लॉक, जिसे हम 3 डिग्री एवी ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों के अंदर आपको वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। एंड लास्ट है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया बेसिकली इनहिबिट करता है सोडियम चैनल्स को ऑफ वेंट्रिकल्स, रिजल्टिंग इनटू वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। फिर हम बात करते हैं नॉर्मल क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी को समझना है हमें। उसको समझने के लिए हमको ये दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आपके डिपोलराइजेशन की वेव टुवर्ड्स द लीड जा रही है, अगर आपकी डिपोलराइजेशन की वेव टुवर्ड्स द लीड जा रही है तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा। अगर आपके डिपोलराइजेशन की वेव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव पोल जा रही है या फिर अवे फ्रॉम द लीड जा रही है तो फिर वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगा। ये दो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। उसके लिए ही ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। देखो, नॉर्मली आपका वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन कैसे होता है? 3 इवेंट्स के जरिए होता है। कैसा? सबसे पहले होगा सेप्टल डिपोलराइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। उसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स की फ्री वॉल का डिपोलराइजेशन होगा साइमल्टेनियसली। और फिर आपकी जो पोस्टेरियर वॉल है वेंट्रिकल्स की, उसका डिपोलराइजेशन होता है। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो सबसे पहले इस डायग्राम से रूबरू होते हैं। ये आपका सेप्टम है जिसका सबसे पहले डिपोलराइजेशन होगा इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये आपका राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल के पास चेस्ट लीड V1 प्रेजेंट होती है और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चेस्ट लीड V5 एंड V6 ये दोनों प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब जो पहला इवेंट था हमारा, दैट इज सेप्टल डिपोलराइजेशन फ्रॉम डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। तो ऐसा होगा आपका सेप्टल डिपोलराइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन द लीड V1, इन लीड V1, क्योंकि ये आपकी डिपोलराइजेशन की वेव जो है टुवर्ड्स लीड V1 आ रही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और ये सेम डिपोलराइजेशन वेव, आपकी सेप्टल डिपोलराइजेशन वेव जो है, ये अवे फ्रॉम V5 एंड V6 जा रही है ना, तो V5 V6 में आपको नेगेटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये तो पहले इवेंट की बात कर दी हमने सेप्टल डिपोलराइजेशन के बारे में। अब हम दूसरे इवेंट की बात करते हैं। दूसरा इवेंट रहेगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इनके फ्री वॉल का डिपोलराइजेशन। ओके, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के फ्री वॉल का डिपोलराइजेशन कैसे होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल इस साइड में डिपोलराइज करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल इस साइड में डिपोलराइज करेगा। लेकिन आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ज्यादा थिक होता है, इसलिए जो नेट डिपोलराइजेशन वेक्टर प्रोड्यूस होगा, नेट डिपोलराइजेशन की जो वेव प्रोड्यूस होगी, वो V5 एंड V6 के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण पॉजिटिव डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा V5 एंड V6 के अंदर। और पहले एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ था और अब एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है। तो वही V1 के अंदर पहले एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आया था ड्यू टू सेप्टल डिपोलराइजेशन, और अब चूंकि अगेंस्ट अवे फ्रॉम अभी जो डिपोलराइजेशन वेव प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू सेकंड इवेंट, ये आगे अवे जा रही है फ्रॉम द लीड V1, इसलिए आपको जो है नेगेटिव वेव जो है देखने को मिलेगी। कैसे वेव देखने को मिलेगी? नेगेटिव वेव देखने को मिलेगी। और थर्ड जो इवेंट होता है वो पोस्टेरियर वॉल की डिपोलराइजेशन का होता है। पोस्टेरियर वॉल यहां पर होती है और उसका डिपोलराइजेशन वाला वेक्टर कुछ ऐसे प्रोड्यूस होता है, विच इज अवे फ्रॉम V5 एंड V6, जो अवे है फ्रॉम V5 एंड V6, जिसके कारण फिर से आपका नेगेटिव वेव आएगा और फिर नॉर्मल चलते रहेगा, नेगेटिव वेव आएगा और फिर नील हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया आपका V5 एंड V6 के ऊपर। और लास्ट की अगर हम V1 की बात करें तो V1 यहां पर ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोस्टेरियर वॉल का डिपोलराइजेशन वाला जो वेक्टर होता है, ये बहुत दूर होता है, बहुत ज्यादा दूर होता है आपके V1 से,
तो V1 पे कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। तो ये V1 का आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को नेम कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। इन नेमिंग के जो है ना 4 रूल्स होते हैं, उन 4 रूल्स को हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले ये 4 रूल्स को समझते हैं। कभी भी आपके पास जो पहली पॉजिटिव वेव होगी उसको हम आर नेम करेंगे, बड़ा आर या फिर छोटा आर, डिपेंडिंग अपॉन एम्पलीट्यूड, वो मैटर नहीं करता। बड़ा आर भी हो सकता है, छोटा आर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी पहली पॉजिटिव वेव अगर आपको क्या करना है, कभी भी आपको पहली पॉजिटिव वेव को आइडेंटिफाई करना है और उसको आर नाम कर देना है। पहली पॉजिटिव वेव आपने आइडेंटिफाई करी, उसको आर नाम दिया। उसके पहले अगर कोई नेगेटिव वेव आ रही है तो उसको क्यू नेम करेंगे, और अगर उसके बाद में कोई नेगेटिव वेव आ रही है तो उसको एस नेम करेंगे। और इस पॉजिटिव वेव के बाद अगर वापस से कोई पॉजिटिव वेव आ रही है तो उसको आर डैश नेम करेंगे। ठीक है, इसमें साथ में एक और जो चीज आपको याद होनी चाहिए वो ये है कि अगर एम्पलीट्यूड इनके छोटे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका स्मॉल लेटर लिखना है, छोटा आर डैश, छोटा एस, छोटा क्यू, अगर एम्पलीट्यूड छोटा है। ठीक है, ठीक है जी। तो आप जो है पहले इसको नेम करें। पहले आपने पहली पॉजिटिव वेव को आइडेंटिफाई किया, इसको आर नाम दे दिया। फिर इसके बाद आने वाली जो नेगेटिव वेव होगी आर वेव के बाद, उसको हम एस नेम करेंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता था कि आर के बाद आने वाली नेगेटिव वेव को हम एस नेम करेंगे, और आर के पहले आने वाली नेगेटिव वेव को हम क्यू नेम करेंगे, और आर के बाद आने वाली पॉजिटिव वेव को हम आर डैश नेम करेंगे। दूसरा, इसको अगर सॉल्व करें तो पहली पॉजिटिव वेव को आइडेंटिफाई किया हमने, ये पहली पॉजिटिव वेव, ये हो जाएगा आपका छोटा आर। उसके बाद आने वाले नेगेटिव वेव को हमने नेम किया एस वेव, और उसके बाद फिर से आने वाली पॉजिटिव वेव को हम क्या नेम किया, आर डैश। तो ये हो गया आर एस आर डैश वेव। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है, पहले पॉजिटिव वेव को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपकी पॉजिटिव वेव होगी। इस पॉजिटिव वेव को हमने नेम किया आर वेव। आ, अब आर वेव से पहले अगर नेगेटिव वेव आ रही है तो इसको हमें क्या नेम करना है, इसको हमें क्यू वेव नेम करना है, छोटा क्यू होगा क्योंकि छोटा एम्पलीट्यूड है। और आर के बाद आने वाली जो नेगेटिव वेव है उसको हम एस नेम करेंगे। तो ये आपका नेमिंग हो गया इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का। ऐसे आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ एक पॉजिटिव वेव हो तो फिर वो आपकी आर वेव हो जाएगी। अगर ऐसा है तो पहली वेव को हम क्या करेंगे, पहली पॉजिटिव वेव को हम नेम करेंगे आर, इसका एम्पलीट्यूड छोटा इसलिए छोटा आर नेम कर दिया। और इसके बाद आने वाली कोई भी पॉजिटिव वेव को हम आर डैश नेम कर देंगे। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड इसका बड़ा था इसलिए बड़ा आर डैश नेम किया है हमने। तो अगर आपको ये नेमिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ चुका है तो अब आप जो है पैथोलॉजीज के पास पढ़ सकते हैं। एबनॉर्मलिटीज क्या होती है क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी के अंदर। पहली पैथोलॉजी जो है, पहला जो एबनॉर्मलिटी है दैट इज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर क्या होता है वो समझते हैं। जो 3 इवेंट्स थे ना, वो 3 इवेंट्स अब थोड़े थोड़े बदल जाएंगे। पहला इवेंट क्या था आपका, नॉर्मली सेप्टल डिपोलराइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। अब चूंकि आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच हो चुका है तो अब लेफ्ट टू राइट सेप्टल डिपोलराइजेशन आपका नहीं हो सकता। चूंकि आपका सेप्टल डिपोलराइजेशन नहीं हो सकता फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो होगा राइट टू लेफ्ट। जब राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में आपका सेप्टल डिपोलराइजेशन होगा तो ये V5 और V6 की तरफ आ रहा है ना, ये तरफ आ रहा है सेप्टल डिपोलराइजेशन। तो पहले इनमें क्या प्रोड्यूस होगा, पहले एक पॉजिटिव वेव प्रोड्यूस होगी। नॉर्मली V5 और V6 के अंदर पहली वेव जो प्रोड्यूस होती थी वो नेगेटिव वेव होती थी, क्योंकि सेप्टल डिपोलराइजेशन अवे फ्रॉम दी V5 एंड V6 लीड जाता था। ठीक है, तो पहली वेव जो आई वो पॉजिटिव वेव आई। सेकेंड इवेंट जो इनमें स्टार्ट होता है वो होता है कि राइट वेंट्रिकल शुरू कर देता है डिपोलराइजेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से पहले। क्यों, क्योंकि लेफ्ट बंडल ब्रांच हो चुका है ना, तो राइट वेंट्रिकल पहले ही अपना डिपोलराइजेशन शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल इतना बड़ा मसल है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल इतना बड़ा मसल ग्रुप है कि उसको हम डिपोलराइजेशन से अछूत छोड़ ही नहीं सकते। जैसे ही राइट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन शुरू होता है वैसे ही धीरे धीरे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का भी डिपोलराइजेशन जो है शुरू हो जाता है। और आपको ये याद रखना है कि राइट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन कंप्लीट होने से पहले ही आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले राइट वेंट्रिकल का सेकंड इवेंट में क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन शुरू हुआ, लेकिन ये कंप्लीट होने से पहले ही लेफ्ट वेंट्रिकल का भी डिपोलराइजेशन पूरा शुरू हो गया। तो पहला आपका एक पॉजिटिव वेव आया था, पहले आपका एक पॉजिटिव वेव आया था। ठीक है, इस पॉजिटिव वेव के बाद एक नेगेटिव वेव आएगा, क्योंकि आपका राइट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन शुरू हुआ, लेकिन ये कंप्लीट होने से पहले ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन शुरू हो गया, इसलिए फिर से क्या आएगा आपका, इसलिए फिर से आपका बेसिकली एक पॉजिटिव वेव आ जाएगा, और फिर उसके बाद फिर से नील लेवल पर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गायब हो जाएगी। तो ये जो आपका पैटर्न बना है ये एम पैटर्न इसे कहते हैं, जो कि आपको देखने को मिलता है V5 और V6 लीड के अंदर इन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक।
और इसमें जो ये पैटर्न है इसको हम आर आर डैश पैटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़े कि पहला इवेंट जो होता है, हाँ, तो ये तीन इवेंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किए थे, यहाँ पे इनुमरेट भी किए हुए कि पहले सेप्टल डिपोलराइजेशन होगा राइट से लेफ्ट, फिर राइट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट होने से पहले इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ दिस राइट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर एट द एंड ये याद रखना है सिर्फ कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर एम पैटर्न दिखता है V5 V6 लीड्स के अंदर, जिसका बेसिकली आर पैटर्न होता है, और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर वाइड क्यूआरएस तो दिखता ही था। फिर हम बात करते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में। अब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के कारण क्या होगा ना, रैबिट ईयर पैटर्न आता है V1 लीड के अंदर। कैसे होता है समझाते हैं आपका। इसमें क्या होगा ना, सेप्टल डिपोलराइजेशन तो नॉर्मली रहेगा, क्योंकि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ है, तो सेप्टल डिपोलराइजेशन आपका नॉर्मली रहता है, दैट इज लेफ्ट टू राइट। जब ये नॉर्मल रहेगा तो V1 का पहला वेव जो आता था नॉर्मली पॉजिटिव, वो भी नॉर्मली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी पॉजिटिव वेव में, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो आपका इवेंट रहेगा वो रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल की फ्री वॉल डिपोलराइजेशन। ओके, और ये भी आपका नॉर्मली होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों साथ में डिपोलराइज करते थे सेकंड इवेंट में, नॉर्मली ये होता था। लेकिन नेट एम्पलीट्यूड जो होता था वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होता था, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल थिक होता था। यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल ही डिपोलराइज कर रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपका राइट बंडल ब्रांच होगा, तो जब सिर्फ ये डिपोलराइज करेगा तो V1 लीड के अगेंस्ट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, अवे जा रहा है, तो आपको ये नेगेटिव वेव आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें होगा क्या ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज कर गया, उसके बाद जाके सेप्टम से मसल टू मसल धीरे धीरे, सेप्टम से धीरे धीरे मसल टू मसल आपका राइट वेंट्रिकल जो है वो भी डिपोलराइज कर, क्योंकि बंडल ऑफ हिस वाला तो रूट चला गया ना। अब धीरे धीरे लेटली आपका राइट वेंट्रिकल जो है वो भी डिपोलराइज कर रहा है स्लोली मसल टू मसल फ्रॉम द सेप्टम। ठीक है, ठीक है। तो पहले आपका एक पॉजिटिव वेव क्रिएट हो गया, नेगेटिव वेव क्रिएट हुआ ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल फ्री बॉल डिपोलराइजेशन, और फिर लास्ट में एक फिर से पॉजिटिव वेव क्रिएट हुआ ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल स्लोली मसल टू मसल फ्रॉम द सेप्टम। तो ये जो पैटर्न क्रिएट हो गया, ये आर एस आर डैश पैटर्न, ये लास्ट वाला आर आपका छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। ये जो पैटर्न क्रिएट होता है इसको हम रैबिट ईयर पैटर्न कहते हैं। ये दो ईयर्स की तरह दिखता है ना, तो इसलिए इसको हम रैबिट ईयर पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो ये रैबिट ईयर पैटर्न आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर देखने को मिलता है, इसे आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के बारे में। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर आपको क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, एओर्टिक स्टेनोसिस या फिर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। ओके, इनके अगर क्लिनिकल फीचर दिए रहे तो फिर आपको जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के बारे में सोचना है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आपको देखने को मिलेगा, विड्थ नॉर्मल रहेगी, ओनली एम्पलीट्यूड चेंज विल बी सीन, width will be normal in case of left ventricular hypertrophy and both right ventricular hypertrophy also। क्या होगा, नॉर्मली आपको पता है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मली भी आपका हाइपरट्रॉफिड ही है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो भी आपको फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी के हद तक, वो दोनों V5 और V6 एंड V1 के अंदर सेम ही रहेगी जो आपने पहले नॉर्मल में डिस्कस किया था। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा कि इसमें एम्पलीट्यूड जो रहेगा ना वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब लेफ्ट वेंट्रिकल पहले जितना नॉर्मली फिजियोलॉजिकली हाइपरट्रॉफिड होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, उससे भी ज्यादा हाइपरट्रॉफी उसकी हो चुकी है ड्यू टू एओर्टिक स्टेनोसिस एंड सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। ठीक है, ठीक है जी। तो पहले इवेंट में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में आपका सेप्टल डिपोलराइजेशन होगा, जिसके कारण पॉजिटिव वेव आएगी V1 के अंदर और नेगेटिव वेव आएगी आपके V5 एंड V6 के अंदर। फिर सेकंड इवेंट के अंदर आपके दोनों राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज करेंगे साथ में, पर नेट एम्पलीट्यूड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होगा, क्योंकि अब तो इस बार बहुत ज्यादा ही ये थिक है, बहुत ज्यादा ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफिड है, हाई एम्पलीट्यूड आएगा। तो आपको हाई पॉजिटिव वेव देखने को मिलेगा V5 V6 के अंदर, एंड डीप नेगेटिव वेव आपको देखने को मिलेगा इन V1। और लास्ट इवेंट में आपका पोस्टेरियर वॉल डिपोलराइज करेगा, जो कि आपकी V1 में आता ही नहीं है, और V5 V6 के अंदर उस पोस्टेरियर वॉल के डिपोलराइजेशन का डायरेक्शन ये होता है, इसके कारण ये नेगेटिव आ जाएगा। इसमें बस एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज हो रहा है। ओके, V5 V6 के अंदर आपको बहुत हाई पॉजिटिव आर वेव देखने को मिलेगा, और V1 के अंदर आपको बहुत डीप नेगेटिव एस वेव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्राइटेरिया एक बना दिया है। क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है कि एस वेव की लेंथ इन V1 प्लस आर वेव की लेंथ इन V5 और V6, अगर इनका एडिशन मोर देन 35 मिलीमीटर है, देन इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और ये बेस्ट क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आर वेव की लेंथ इन V5 और V6 इज मोर देन 25 मिलीमीटर, इट इज ऑल्सो डायग्नोस्टिक ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। पर इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, पहला वाला बेस्ट है। फिर दूसरा है आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर होता है
तो क्लिनिकल फीचर आपको किसके दिए रहेंगे, पल्मोनरी स्टेनोसिस के दिए रहेंगे या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को बताने के लिए आपको लाउड P2 के बारे में बताया होगा, या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस के बारे में आपको अगर पूछना है तो फिर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर के बारे में बताया होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले आपका पहला नॉर्मल, इसमें क्या होगा ना कि आपको सिर्फ V1 के अंदर ही देखना है। क्यों, समझा। तो पहला इवेंट तो होगा आपका सेप्टल डिपोलराइजेशन का, जिसके कारण पॉजिटिव आता है आपके इसमें V1 के अंदर, सेप्टल डिपोलराइजेशन लेफ्ट टू राइट होगा, पॉजिटिव आएगा। सेकेंड इवेंट में क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल दोनों डिपोलराइज कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आपके राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, तो नेट एम्पलीट्यूड राइट वेंट्रिकल की तरफ होगा, जिसके कारण V1 के अंदर जो दूसरा वेव प्रोड्यूस होना है वो भी आपका पॉजिटिव वेव ही प्रोड्यूस होना है। तो ये जो नीचे आता था ना नेगेटिव की तरफ, वो आएगा ही नहीं, वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और फिर नीचे आएगा डायरेक्टली। तो इस बार जो है सिर्फ एक वेव आएगी और वो आर वेव होगी V1 के अंदर, और ये आर वेव का अगर लेंथ V1 लीड के अंदर मोर देन 7 मिलीमीटर रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के लेक्चर पे एक और आएगा जिसमें ये एक्सिस को हम स्टडी करेंगे, उसको अलग से देखते हैं।